स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती, उत्तर प्रदेश से। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि बायोलॉजी के लेक्चर्स कई दिन से सस्पेंडेड थे। ठीक है, द रीजन बीइंग कि मैं अपने कॉलेज आ गया था और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मैंने थी, सेटअप का थोड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अब आपकी जितने भी लेक्चर्स हैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं चलेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जब तक मैं वापस स्टूडियो पे नहीं जाता हूँ, आपके लेक्चर्स इसी फॉर्मेट में चलेंगे, पेन टैब मॉडल पे। ठीक है, और चीज़ें सारी समझ में आएंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले मैंने लेक्चर पेन टैब पे लिया हुआ है, चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे कभी भी। ठीक है, डाउट्स आपके सारे मैं क्लियर कर दूंगा। एंड देखो, सीयू सेट के लिए देखो जल्दी ही, जैसे आपको पता होगा कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, ट्विटर पे मूवमेंट भी चला, सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो आप जान रहे हो। ठीक, तो सेशन को ज्वाइन कर लो, शेयर कर दो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। छोटा सा चैप्टर है बच्चों। ठीक है, एक दो लेक्चर में फिनिश करने की कोशिश करेंगे पूरे की पूरी। रिप्रोडक्शन में आपको पता होगा हमने क्या क्या डील कर लिया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, मानव जनन हमने पूरा पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये दो यूनिट हमने पूरा कवर कर लिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन यूनिट में ये दो चैप्टर्स हमारे कवर हो गए। कंटिन्यू करेंगे आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, चलो कंटिन्यू करते हैं इसको, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो जब भी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की बात होगी बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में देने वाली है, ठीक है, जो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा जिस चीज़ के बारे में, वो आएगा। ठीक है, जब आप रिप्रोडक्शन यूनिट की बात करो। ठीक है, रिप्रोडक्शन यूनिट की जब बात करोगे बेटा, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक साइंटिस्ट का, किसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ? आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी जी का। ठीक है, पंचानन महेश्वरी के बारे में आप जानते होंगे। पंचानन महेश्वरी को और क्या कहा जाता है बच्चों? पंचानन महेश्वरी को कहा जाता है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। क्या बोला जाता है बेटा? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं पंचानन महेश्वरी का। बेटा कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, काफी सारी चीजों में था। सबसे पहले देखो एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में इन्होंने स्टडी किया डिटेल में इंडिया में, किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में इन्होंने स्टडी किया एम्ब्रियोलॉजी पे। दूसरा मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? एम्ब्रियोलॉजी को उन्होंने बेसिस बनाया, मतलब एम्ब्रियोलॉजी के माध्यम से बेटा उन्होंने क्या किया? उन्होंने टैक्सोनॉमी किया। ठीक है, प्लांट्स की टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में स्टडी किया उन्होंने, किसकी मदद से? एम्ब्रियोलॉजी की मदद से। तो ये उनका मेन कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, बहुत सारे पुरस्कारों से उनको नवाजा गया। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तक उन्हें मिला। ठीक है, इसके अलावा उन्हें मिला FRS, ठीक है, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, FRS होता है फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, तो FRS भी उन्हें दिया गया, FRS की उपाधि मिली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो देखो एनसीईआरटी में आपके 10 यूनिट्स हैं टोटल के टोटल। ठीक है, 11th में 5 यूनिट, 12th में 5 यूनिट। तो बेटा इन 10 यूनिट्स में आपको क्या है, क्या ध्यान देने वाली चीज है कि 10 यूनिट, हर एक यूनिट के स्टार्टिंग में आपको एक साइंटिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आपको बेटा क्या करना है, जितने भी साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं आपको वो याद कर लेने हो। 10 साइंटिस्ट के नाम आपको याद होना चाहिए, उनका जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो याद होना चाहिए। देखो एनसीईआरटी का ही पार्ट है वो। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए तैयार रहना है, हर एक चीज के लिए हमें तैयार रहना है। जो भी चीज हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसके लिए हमें तैयार होना है। ठीक है, कुछ भी दिया हो, जैसे अगर आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट का सिलेबस अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें सिर्फ कॉकरोच रहता, अर्थवर्म और फ्रॉग नहीं रहता। तो क्या अर्थवर्म और फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। केमिस्ट्री के सिलेबस में देखो नॉस्ट इक्वेशन को हटा दिया गया है, लेकिन क्या उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो बेसिस ही वही है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान देना है। जीवों में जनन, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते बेटा। देखो चलो आगे जब हम चलेंगे इसमें, ठीक है, आगे जब इसमें बेटा बात करेंगे तो क्या है, देखो सबसे पहले चीज इसमें रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है कि जनन होता क्या है। किसके बारे में डेफिनेशन है? रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बेटा डेफिनेशन क्या है? ठीक है, रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन सीधा जानते हो, वो प्रक्रिया या वो प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अपनी प्रोजनी प्रोड्यूस करता है, मतलब एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है। ठीक है, आगे उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटा किसका बेसिस है? इवोल्यूशन का। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशन आता है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन आता है, ठीक है, उसकी वजह से इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिस क्या है बेटा, इवोल्यूशन का बेसिस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो सीधा द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इट्स नोन एज रिप्रोडक्शन। सिमिलर, अब एकदम सिमिलर हो सकता है या थोड़ा बहुत डिसिमिलर हो सकता है, वो दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन है, ठीक है। कौन कौन से हैं जान लो आप अच्छे से, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ठीक, एक होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आप जान रहे हो, ठीक है, जान रहे हो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा, तो इस चीज को हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। गैमीट्स का फॉर्मेशन, गैमीट्स अगर बन रहे हैं तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनेंगे, ठीक है। तो पहले चलो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। क्या है रिप्रोडक्शन के टाइप्स, ठीक है, एक है सेक्सुअल, दूसरा क्या है एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहां पे गैमीट बनेगा, ठीक है। गैमीट अगर बन रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक चीज क्या आएगा, देखो गुरु मंत्र ले लो। यहाँ पे गुरु मंत्र क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी हम लोग बात करेंगे तो दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। क्या है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी हम बात करेंगे। उन दो चीजों में एक चीज है गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है, एक चीज हो गया बेटा गैमीट का फॉर्मेशन, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है, दूसरी चीज है बेटा, दूसरी चीज है रिकॉम्बिनेशन। क्या है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन से हम क्या समझते हैं, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मियोसिस से होता है, ठीक है। क्या होगा यहां पे, मियोसिस होगा। मियोसिस क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। जब भी मियोसिस होगा तो क्या होगा, 2n से बेटा, 2n से बनेगा n, ठीक है, एक सेल 2n होगा उससे n बनेगा, ठीक है। अब ये जब 2n से n बनता है तो मियोसिस की स्टेजेस याद करो, ठीक है। मियोसिस में पहले बोलोगे कि दो स्टेज होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब मियोसिस 1 जो होता है, ठीक है, उसमें फर्दर 4 स्टेज कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है सर। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। 1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मियोसिस 1 का पार्ट है। मियोसिस 2 में भी यही होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 बोलेंगे, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो प्रोफेज 1, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के 5 स्टेज होते हैं, ठीक है। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के 5 स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है, डाइकाइनेसिस, ठीक। अब देखो ध्यान देने वाली क्या बात है, जो पैकिटीन स्टेज है, ठीक है, कौन सा स्टेज, पैकिटीन स्टेज, किसका, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 का जो पैकिटीन स्टेज है, मतलब मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 का जो पैकिटीन वाला स्टेज है, ठीक है, कौन सा स्टेज, पैकिटीन, कौन सा स्टेज, पैकिटीन स्टेज जो है, ठीक है। इस पैकिटीन स्टेज में क्या होता है बेटा, इस पैकिटीन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर जब भी होता है तो नया जीन कॉम्बिनेशन बनता है,
क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, तो नया जीन कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अब इस नए जीन कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, इस नए जीन कॉम्बिनेशन की वजह से बेटा क्या होता है, नए तरह का वेरिएशन आता है। देखो जब ध्यान से आप पढ़ोगे, ठीक है, जो कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है, जब थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे और मियोसिस की स्टेज को समझने की कोशिश करोगे, क्या करोगे, मियोसिस की स्टेज को समझने की कोशिश करोगे, तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। ये मान लो कोई एक क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके नीचे ही जस्ट जब भी मियोसिस होता है तो ऐसे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पास आ जाते हैं। ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, दूसरा क्रोमैटिड है, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, दोनों क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। मान लो डायग्राम के बेसिस पे अगर समझना चाहें, डायग्राम से अगर समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, देखो ये हुआ, देखो ये हुआ एक क्रोमोसोम, ठीक है बेटा, ये हुआ एक क्रोमोसोम, और फिर अब क्या करेंगे, एक क्रोमोसोम, ठीक है, एक क्रोमोसोम बनाते हैं पहले, ठीक है, एक क्रोमोसोम हमने बनाया, एक क्रोमोसोम को पहले डिजाइन करते हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम ये रहा, ठीक है, एक पेयर ये हो गया, ठीक है, दो क्रोमैटिड्स हो गए। ये दूसरा वाला अगर मान लो मैं दूसरे कलर से बनाना चाहूँ, इस कलर से अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये हो गया, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम्स हो गए। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकेट इन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा बच्चा, क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, इसका इतना पोर्शन इसमें आएगा, इसका इतना पोर्शन इसमें आएगा। ठीक है, तो अगर इसको फर्दर आगे बनाना चाहूं मैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर देखो किस तरह से होगा, समझो, ये क्रोमोसोम इतना रह जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला पूरा क्रोमैटिड रहेगा, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इतना पोर्शन इस क्रोमोसोम का इसमें आ गया, ठीक है, अब इस क्रोमोसोम को, इस क्रोमैटिड को ऐसे बना दिया, इस क्रोमैटिड को इतना बनाया, ठीक है, इस क्रोमैटिड को इतना बनाया, और इतना पोर्शन इसका आ गया। इस स्टेज को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और होता कब है, ये पैकेट इन स्टेज में होता है। ठीक है, ये देखो ये पूरा क्रोमोसोम ऐसा था, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, ये एक दोनों क्रोमोसोम की ये दोनों क्रोमैटिड्स जो है, एक ही क्रोमोसोम की जो ये दोनों क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, एक ये एक ये, तो ये दोनों आपस में क्या बेटा, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, ये दोनों बेटा क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, और ये दोनों आपस में जो ब्लू वाली दो क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों भी आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये एक रेड वाला और एक ये ब्लू वाला क्रोमैटिड, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड नहीं है। एक ये पूरा क्रोमोसोम रेड और एक ये पूरा ब्लू क्रोमोसोम, जिनके बीच में आपस में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को बेटा आपस में हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम आपस में बोलते हैं, इन दोनों को आपस में बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, इन दोनों को बेटा आपस में बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होता है, देखो यहाँ पे इतना इसका पोर्शन इसमें आ गया, इसका इतना पोर्शन इसमें आ गया। होता क्या है, लेप्टोटीन में पहले सब ऐसे लूज बॉल ऑफ शेप में होता है, फिर जाइगोटीन स्टेज में आता है, फिर पैकेटीन में ऐसे आके दोनों क्रोमैटिड्स, दोनों अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की दोनों अलग अलग क्रोमैटिड्स ऐसे आके जुड़ जाती हैं, ठीक है, ऐसे आके फंस जाती हैं हुक की तरह, और फिर ये धीरे 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 अलग होती हैं। और जब ये अलग होती हैं, ठीक है, जब ये आखिरी स्टेज में अलग होती हैं, तब उस टाइम पे क्या होता है, इतना पोर्शन कट के इधर आ जाता है, इतना पोर्शन कट के इधर लग जाता है, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा, जब भी बेटा क्रॉसिंग ओवर होगा, ध्यान से देखो तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर जब भी प्रोसेस होगी ये वाली, तब इस टाइम पे क्या हो रहा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से नया जीन कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि ये जब ये दोनों आपस में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों तो फिर अलग अलग सेल्स में जाएंगी ना, ये दोनों अलग अलग गैमीट्स में जाएंगी, ठीक है, ये दोनों, ये एक अलग गैमीट में जाएगा और ये एक अलग गैमीट में जाएगा। तो जो 2n से n बनने वाली जो पूरी प्रोसेस है बेटा, जो 2n से n बनने वाली पूरी प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें नया जीन कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, गैमीट का फॉर्मेशन और नया जीन कॉम्बिनेशन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है।
देखो ये पूरा का पूरा सेल डिवीजन का पार्ट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेल डिवीजन का पार्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। और सेल डिवीजन एक बार फिर से बता दूंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराओ नहीं, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल जितने दिए वो एनसीईआरटी वो सब तुम लोग रट लोगे, ठीक है, इतना तुम लोग तेज हो। कंसेप्ट को पहले समझो, ठीक है, कंसेप्ट को समझना जरूरी है बच्चों। यहाँ पे जो कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझो, ठीक है। रिप्रोडक्शन का बेसिस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों इतना ऊपर माना जाता है, ठीक है, क्यों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऐसे देखा जाता है कि जैसे ग्लानि की नजर से देखा जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों इतना भाव दिया जाता है, रीजन यही है, रिकॉम्बिनेशन। जब भी गैमीट बनेगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा, नया जीन कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये जो नया जीन कॉम्बिनेशन है ये इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। समझ में आ रही है मेरी बात? इवोल्यूशन के लिए ये बेसिस बनाता है, ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। इवोल्यूशन सिर्फ दो रीजन से होता है मेनली तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं। तुम्हारे सिलेबस में बेटा इतना याद रखना कि इवोल्यूशन सिर्फ मेनली दो रीजंस की वजह से हो रहा है। क्या क्या? एक है बेटा, एक है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, एक हो गया रिकॉम्बिनेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है म्यूटेशन, ठीक है, दूसरा क्या है? म्यूटेशन है। तो ये दो मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इतना समझ गए, ठीक है, इतना समझ गए कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिस है, ठीक है। याद करने वाला गुरु मंत्र मैंने क्या दिया है? मैंने तुम्हें ये बताया बेटा कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, अगर मैं बोलूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ दो चीजें आनी चाहिए। क्या क्या? फालतू चीजें क्या आनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, सिर्फ दो चीजें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। क्या? एक है गैमीट का बनना, दूसरा है रिकॉम्बिनेशन होना, ठीक है। बस ये दो चीजें याद रखोगे तो कभी भी लाइफ में धोखा नहीं खाओगे, ठीक है, कभी भी लाइफ में धोखा नहीं खाओगे अगर याद रखोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या दो मेन चीजें हैं। एक है गैमीट का बनना, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन, और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन का होना, ठीक है। अब चलो बेटा आगे आगे देखो क्या बताना है मुझे। देखो अभी सेक्सुअल ए सेक्सुअल में जो डिफरेंस है, ठीक है, मेन यही डिफरेंस है। दूसरी तीन चार चीजें और है सेक्सुअल ए सेक्सुअल में डिफरेंस, वो तो तुम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाकी के अंतर तो तुम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो। क्या अंतर है इतना तो समझ रहे हो ना? सेक्सुअल और ए सेक्सुअल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताओ एक पार्टनर लगता है या दो पार्टनर लगता है, ठीक है। तो बोलोगे सर डिपेंड करता है, एक भी लग सकता है, दो भी लग सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर मैं यहां लिखूं सेक्सुअल और इधर मैं लिखूं ए सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन की बात हो रही है बेटा, ठीक है, रिप्रोडक्शन यूनिट है तो रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनता है, ठीक है, न्यू जीन कॉम्बिनेशन, न्यू जीन कॉम्बिनेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है, सेम जीनोटाइप रहता है, मतलब पेरेंट का जैसा जीनोटाइप था सेम वैसा का वैसा ही आ जाएगा, तो उसको क्या बोलोगे? नो जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लिखने से अच्छा कि काट दो, ठीक है। देखो बेटा पेन टैब से लिख रहा हूं मैं, बहुत दिनों बाद लिख रहा हूं मैं पेन टैब से, ठीक है, तो राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है। एक दो लेक्चर साथ पढ़ो, ठीक है, एक दो लेक्चर पढ़ो साथ में, चीजें सुधर जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। लिखने पे ज़्यादा फोकस मत करो, राइटिंग को इग्नोर करो, जो कंसेप्ट दे रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरी ध्यान देने वाली चीज़ क्या है बेटा इसमें? दूसरी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म चाहिए चाहे दो चाहिए, ठीक है, दोनों हो सकता है, वन और टू इंडिविजुअल्स। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या है? इसमें हमेशा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखोगे? वन और टू इंडिविजुअल्स, या वन और टू पेरेंट्स लिखो, ठीक है, वन और टू पेरेंट्स, वन और टू पेरेंट्स, ठीक है। यहां पे हमेशा क्या होगा? सिंगल पेरेंट, ठीक है, सिंगल पेरेंट,
ठीक है, मतलब एक ही पेरेंट रहेगा। अब चाहे उसको माँ बोलो, चाहे बाप बोलो, चाहे माँ बाप बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा सिंगल पेरेंट होगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, गैमीट बनेगा, यहां पे गैमीट नहीं बनेगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन इधर होगा, इधर नहीं होगा। एक पेरेंट या दो पेरेंट हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट होगा। यहाँ पे गैमीट बनेगा, यहाँ पे गैमीट नहीं बनेगा, ठीक है। इतना समझ जाओ। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोजनी होती है, ठीक है, आपस में जो होते हैं भाई बहन, एक पेरेंट से मान लो कई बच्चे हुए, ठीक है, एक पेयर पेरेंट से कई बच्चे हुए, आपस में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं सिबलिंग्स, ठीक है। यहाँ पे सिबलिंग्स बनते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चीजें बनती हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं, क्योंकि उन लोग आपस में एकदम सिमिलर। मान लो एक बैक्टीरिया ने डिवाइड किया, दो बैक्टीरिया बनाए बाइनरी फिशन से, सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है, सबको समझ में आता है। बैक्टीरिया ने डिवाइड किया बाइनरी फिशन से, ठीक है, दो क्या किया बेटा, बैक्टीरिया ने डिवाइड किया बाइनरी फिशन से, और बैक्टीरिया ने बाइनरी फिशन से डिवाइड किया और दो सेल बनाई, ठीक है। अब ये जो दोनों सेल्स हैं बेटा आपस में, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्लोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दोनों, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दोनों, उनको आपस में क्या बोल रहे हैं, उनको आपस में बोल रहे हैं सिबलिंग्स, ठीक है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपस में है और पेरेंट के साथ है, इनको क्या बोल रहे हैं, क्लोन्स। क्लोन, अरे यार सर, क्लोन तो बहुत सिंपल है। सर्कस में जो देखते हो, ठीक है, एक दूसरे के रहते हैं, एकदम सिमिलर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्लाउन बोलते हैं, क्लाउन, जोकर, ठीक है। सारे जोकर एक ही तरह होते हैं, ठीक है, वहीं से वर्ड आया क्लोन। क्लोन मतलब एकदम सिमिलर, उसका क्लोन बना रहा है, ऐसा सुनते हो ना, क्लोनिंग एक प्रोसेस होती है, उसके एकदम सिमिलर बना रहा है, तो ऐसे यहाँ पे वर्ड है क्लोन्स, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, सिबलिंग्स, ठीक है। चलो, अब इसके बाद बेटा, इसके बाद देखो कुछ नई चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। क्या है, चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिस्कस करनी है तो डिस्कस करिए, ठीक है, चलो करते हैं। आप देखो एक चीज जो समझना है इस चैप्टर में, ठीक है, वो है लाइफ स्पैन। क्या समझना है बेटा, लाइफ स्पैन, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्या है, लाइफ स्पैन, ठीक है, मतलब जीवन काल कितना बड़ा है, ठीक है, जीवन का जो पूरा काल है, ठीक है, वो कितना बड़ा है। लाइफ स्पैन, देखो लाइफ स्पैन पढ़ना है। देखो चैप्टर बोरिंग हो सकता है, ठीक है, जिन लोगों को आता है उनको ये बोरिंग लगेगा चैप्टर, लेकिन कुछ चीजें हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो उस एक क्वेश्चन के लिए हम इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, ठीक है, आपको सारी चीजें आती हैं इसमें, ठीक है, तो लेक्चर छोड़ दो, ठीक, कोई जरूरत नहीं है आप बैठ के देखने का। लेकिन अगर आपको लगता है कि 1% मुझे नहीं आता, 99% अगर मुझे चैप्टर आता है, 1% अगर मुझे ये चैप्टर नहीं आता है, तो ये लेक्चर देखो, ठीक है। चीजें अगर आती हैं तो रिवाइज होंगी, ठीक है, कहीं अगर कोई कॉन्सेप्ट गलत होगा तो सही पता चलेगा, ठीक है। और देखो इतना याद रखना, क्लास करने से तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा, ठीक है, क्लास करने से कभी भी नुकसान नहीं होता है। टीचर जो भी पढ़ाता है बेटा अपने एक्सपीरियंस से बताता है, ठीक है, तो क्लास करने से कभी तुम्हारा घाटा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है, फायदा ही करेगा, ठीक है। तो लाइफ स्पैन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन की डेफिनेशन क्या है, तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जब से पैदा हुआ तब से लेके जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, ठीक है, जन्म लेने से लेके मृत्यु तक का जो पूरा समय है उसको क्या बोल रहे हैं, लाइफ स्पैन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, लाइफ स्पैन, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब पैदा होने से लेके मरने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, उसको बोल रहे हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, समझ में आ गया सर। अब लाइफ स्पैन के बारे में और क्या समझना है, लाइफ स्पैन के बारे में बेटा और क्या समझना है हमें, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये तो समझ में आ गया, लाइफ स्पैन ये होता है, ठीक है। अब देखो लाइफ स्पैन के बाद क्या समझना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि लाइफ स्पैन डू नॉट डिपेंड्स ऑन बॉडी साइज। क्या है, लाइफ स्पैन डज नॉट
डिपेंड्स ऑन द बॉडी साइज। मतलब कितना विशाल काय है, ठीक है, कितना बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म है या कितना छोटा कोई ऑर्गेनिज्म है, इस चीज पे बेटा डिपेंड नहीं करेगा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है, उसका लाइफ स्पैन बेटा एकदम अलग हो सकता है, ठीक है, इस चीज पे एकदम डिपेंड ही नहीं करेगा वो कि लाइफ स्पैन उसका क्या होना चाहिए। बॉडी साइज से कोई मतलब नहीं है लाइफ स्पैन का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पहले आपको समझना होगा, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, एक सिंपल सा बेटा एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखो, दो ऑर्गेनिज्म जो एक ही जैसे हैं ऑलमोस्ट, जिनका बॉडी साइज लगभग बराबर है, ठीक है, उनका एग्जांपल दिया हुआ है। कैसे, समझो, देखो एग्जांपल दिया हुआ है पैरट का, ठीक है, और क्रो का। किसका किसका, पैरट का और क्रो का, ठीक है, एक मिनट। पैरट तोता और क्रो मतलब कौवा। पैरट का लाइफ स्पैन पता है कितना होता है, पैरट का लाइफ स्पैन, ठीक है, किसी को पता है, कमेंट्स में लिख देना जिसको पता होगा, ठीक है, कमेंट करके बताओ पैरट का लाइफ स्पैन बेटा कितना होता है। चलो मैं बताता हूं, पैरट का लाइफ स्पैन होता है 140 साल, 140 ईयर्स, ठीक है। क्रो का कितना होता है, क्रो का होता है 15 साल, 15 ईयर्स। देखो तोता और कौवा ऑलमोस्ट बॉडी साइज दोनों का बराबर होता है जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, दोनों का बराबर। अब ऐसा नहीं कि एक बच्चा उठा लिया एक बड़ा उठा लिया, ठीक है, कौवे का बच्चा ले लिया और पैरट पूरा बड़ा वाला जाता है, बड़ा वाला जो सुग्गा आता है, ठीक है, बड़ा वाला होता है छोटा वाला होता है, अलग अलग वैरायटीज है ना, ठीक है। जो बड़ा वाला सुग्गा होता है वो उठा लिया और कौवे का बच्चा उठा लिया, बोले सर देखिए बॉडी साइज में अंतर था इसलिए इनके लाइफ स्पैन में भी अंतर है। नहीं गधों, ऐसा नहीं होता, ठीक है, दोनों को उठाना है, जब भी कंपैरिजन करना है तो बराबर वालों में करोगे ना, ठीक है। किसी से अगर रेस करनी है तो अपने बराबर वालों में करोगे ना। जैसे सीयूसीटी का एग्जाम दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि मैं भी उस एग्जाम में बैठ जाऊंगा, ठीक है, मैं तो उस एग्जाम में बैठूंगा नहीं, तुम लोग बैठोगे, तुम्हारे जैसे जो बराबर वाले हैं वो बैठेंगे, ठीक है, मेरा तो बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे जब भी कंपैरिजन होगा, जब भी कंपैरिजन होगा तो बराबर वालों में कंपैरिजन करोगे। तो पैरट और कौवा दोनों जो बड़े वाले हैं, ठीक है, दोनों जो अडल्ट हैं उनके साइज को कंपेयर करोगे तो लगभग बराबर ही आएगा। लेकिन एक देखो, एक का लाइफ स्पैन 140 साल है, दूसरे क्रो का 15 साल है, ठीक है। बेटा तोता अगर कोई पालता है ना, जैसे अगर मान लो मैंने कोई तोता पाला, अभी मैं पालूंगा उसको अपनी जिंदगी भर, फिर जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, खुद ही का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो तोता तो पालना दूर की बात है, फिर अपने बेटे को दे दिया या मेरी जो बेटी है उसको दे दिया, ठीक है। बेटी इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा बेटा बोलूंगा तो तुम लोग कहोगे कि सर आप तो वो करते हैं, ठीक है, सर आप जेंडर इक्वालिटी पे लग रहा विश्वास नहीं रखते। देखो इसलिए मान लो मेरी बेटी हुई, ठीक है, महिला सशक्तिकरण 8 मार्च को तुम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, तो चलो महिला सशक्तिकरण, मान लो मेरी बेटी हुई, ठीक है, तो अब बुढ़ौती में मैंने उसको दे दिया, ठीक है, कि बेटा चलो तुम पालो इसको, ठीक है, मैं तो जितना पालना था मैंने पाल लिया, ठीक है, फिर तुम मेरी बेटी ने उसको पाला, ठीक है, फिर मेरी बेटी की भी एज बढ़ी, ठीक है, फिर मान लो उसकी कोई बेटी हुई, ठीक है, फिर उसमें पालने लगा। तो तुम ये देखोगे ना कि एक कौवा मतलब एक तोता, अगर कोई छोटा तोता है, ठीक है, मान लो मैंने अभी सुग्गा ले आया है, उसको पालूंगा मैं, तो 3 पीढ़ियों तक चलेगा वो, ठीक है, 140 साल कुछ होता है, ठीक है, मैं उसको पालूंगा, मेरी बेटी उसको पालेगी, फिर उसकी बेटी भी उसको पालेगी, इतना चल जाता है, ठीक है। जिसके यहाँ पुराना जो कोई पाला होगा ना, किसी के दादा अगर तोता रखे होंगे, सुग्गा रखे होंगे, अभी तक उसका जो पोता होगा ना वो उसके साथ खेल रहा होगा, तो ऐसा होता है। लेकिन क्रो क्या है, कौवा क्या है, टर्राते रहता है, खत्म हो जाता है 15 साल में, ठीक है। तो बस इतना समझना है बेटा कि लाइफ स्पैन जो है वो बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, लाइफ स्पैन बेटा बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता। मेन इस कहानी को बताने का यही मतलब है, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई तुम्हें, ठीक है, कि लाइफ स्पैन जो होता है बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी बुक जब उठाओगे, ठीक है, तो उसमें एक रंग बिरंगा पन्ना दिया हुआ है, उसमें ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, हाथी बना हुआ है, ठीक है, एलिफेंट है, रोज है, डॉग है, बटरफ्लाई है, क्रो है, ठीक है, बनाना ट्री है, काऊ है, पैरट है, क्रोकोडाइल है, हॉर्स है, फ्रूट फ्लाई है, राइस प्लांट है, टॉर्टॉइस है और बैनियन ट्री है, ठीक है, इतना है, ठीक है। अब देखो सबके लाइफ स्पैन में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। क्या एलिफेंट का कितना होता है बेटा, 90 ईयर्स, ठीक है, एलिफेंट का 90, लिख लो उसको, एलिफेंट का, हाथी का 90 ईयर्स, रोज का, ठीक है, 5 to 7 ईयर्स। चलो मैं ही लिख देता हूं, तो बोलोगे सर आलसी हो गए हैं, ठीक है।
ब्लेम तुम लोग बहुत जल्दी खेलते हो, ब्लेम गेम बहुत जल्दी खेलते हो, ठीक है। एलिफेंट का कितना, 90 ईयर्स, ठीक है। फिर बेटा क्या दिया हुआ है, रोज, रोज प्लांट का कितना, 5 to 7 ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, उसके बाद दिया हुआ डॉग, ठीक है, कुत्ता, ठीक है। डॉग, डॉग का कितना बेटा, डॉग का, ठीक है, डॉग का लाइफ स्पैन आएगा 15 to 20 ईयर्स, ठीक है। कितना, 15 से 20 साल, ठीक है, अप्रॉक्स 15 to 20 ईयर्स, ठीक है। डॉग का कितना आएगा, डॉग का आएगा 15 to 20 ईयर्स, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ, बटरफ्लाई दिया हुआ, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स तो लिखा ही हुआ है। फिर क्रो का देखो 15 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, बनाना ट्री, ठीक है, केले का पेड़, बनाना ट्री कितना होता है, बनाना ट्री का कितना होता है बेटा, 15 ईयर्स, कितना, 15 ईयर्स, 15 साल, ठीक है, सॉरी 25 ईयर्स, सॉरी बच्चा, कितना, 25 साल, ठीक है, 25 ईयर्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, काऊ है, ठीक है, काऊ का भी उतना ही लिख लो, ठीक है, 25 to 30 ईयर्स, ठीक। उसके बाद पैरट का 140 ईयर्स दिया हुआ है। क्रोकोडाइल, ठीक है, इसका 60 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। उसके बाद हॉर्स है, हॉर्स का 60 to 65 ईयर्स, ठीक है। हॉर्स का कितना लाइफ स्पैन है, हॉर्स का है 60 to 65 ईयर्स, ठीक है सर। इसके बाद देखो क्या बेटा, इसके बाद फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई जो होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, अभी तक बकवास था, ठीक है। क्या है, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई बेटा, ठीक है। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर, ठीक है, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। इसका बेटा लाइफ स्पैन पता है कितना है, 30 डेज, कितना, 30 डेज, या इसको क्या बोल सकते हो, 1 मंथ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर का 30 डेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा बेटा देखो एक एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, मे फ्लाई, मे फ्लाई, ठीक है, मे फ्लाई का कितना होता है, 1 डे, मे फ्लाई का होता है, मे फ्लाई का, मे फ्लाई का होता है बेटा कितना, 1 डे। शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, मे फ्लाई के बारे में क्या याद रखोगे, मे फ्लाई को होता है 1 डे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, और फ्रूट फ्लाई का कितना होता है, 30 डेज। अब देखो याद करने का क्या तरीका रहेगा, फ्रूट फ्लाई का 30 डेज या 1 मंथ याद रख लो, ठीक है, 30 डेज याद रखो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। और मे फ्लाई का देखो, मई दिवस जो होता है, मजदूर दिवस, मई दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को, ठीक है। तो उससे याद रख सकते हो कि लेबर दिवस, ठीक है, जो श्रम दिवस होता है, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, कब मनाया जाता है, 1 मई को, ठीक है। तो मई की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश में, मे, MAY। तो मे फ्लाई का कितना लाइफ स्पैन है, 1 डे, ठीक है, 1 तारीख 1 डे, ठीक है। तो इससे याद कर लो। फिर उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर क्या देखो, राइस प्लांट का, राइस प्लांट का कितना होता है, 3 to 4 मंथ्स, ठीक है, 5 मंथ्स, ठीक। टॉर्टोइज का 100 to 150 ईयर्स, ठीक है, कितना, 100 to 150 ईयर्स, 100 से 150 साल। छोटा सा जानवर है टॉर्टोइज, ठीक है, छोटा सा जानवर है, और लाइफ स्पैन देखो बेटा कितना है, ठीक है। तो टॉर्टोइज का हो गया 100 to 150 ईयर्स। उसके बाद देखो बनियान ट्री, बरगद का पेड़, ठीक है, कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली तुम लिख लो 300 से 400 साल, ठीक है। बैनियन ट्री का कितना, 300 to 400 ईयर्स, ठीक है। तो ये तो हो गई सबकी लाइफ स्पैन, ठीक है, सबकी लाइफ स्पैन भी पढ़ लिए, ठीक है सर। क्या बचा है, ठीक, अरे अभी तो बहुत बचा है, ठीक है, अभी तो पूरा चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटा थोड़ा सा पढ़ते हैं आप डिटेल में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एक सिंगल पेरेंट से प्रोजेनी आ रही है, ठीक है, इतना समझ में आया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और क्या जानना जरूरी है तुम्हारे लिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जानना जरूरी है, ठीक है। देखो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेल डिवीजन, क्या है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
ठीक है। सेल डिवीजन क्या है बेटा? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो सेल डिवीजन है ये भी कई तरह का हो सकता है। क्या हो सकता है? बाइनरी फिजन हो सकता है, ठीक है। अब बाइनरी फिजन जो है वो भी कई तरह का हो सकता है। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ओब्लिक बाइनरी फिजन, ठीक है, इस तरह के हो सकता है। इतना जानना नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा बता दे रहा हूं तुम लोगों को। तो सेल डिवीजन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट जो कॉमन तरीका है वो सेल डिवीजन का है। सेल डिवीजन में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ठीक है। अब बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है? बाइनरी फिजन सबसे ज्यादा बेटा किस में देखने को मिलता है? ठीक है, तुम लोग जान लोगे मोनेरा में और प्रोटिस्टा में, ठीक है, मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। मोनेरा किंगडम, मोनेरा मतलब क्या? जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया या सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं या जितने भी बैक्टीरिया हैं, अब वो साइनोबैक्टीरिया हो जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, या यू बैक्टीरिया कहो, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, यू बैक्टीरिया हो या ब्लू ग्रीन एल्गी कह लो, ठीक है, सब के सब मोनेरा में आते हैं। और ये सेल डिवीजन जो बाइनरी फिजन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है। प्रोटिस्टा में भी मोस्ट कॉमन है, ठीक है। देखो क्लास 7th 8th में पढ़ते आ रहे होगे कि अमीबा कैसे डिवाइड करता है, ठीक है, बहुत पुराना, ठीक है। इस तरह से अमीबा होता है, इरेगुलर शेप्ड होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? इलोंगेशन होना चालू होता है, नए पेज बनाते हैं, ठीक है। देखो ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि अमीबा में क्या होता है? ऐसे इरेगुलर शेप्ड होता है अमीबा, ठीक है। अब क्या होता है? अब होता है इलोंगेशन, सेल का ग्रोथ और सेल का इलोंगेशन, ठीक है। सेल की साइज बड़ी होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। चलो न्यूक्लियस से बड़ा कर दिया, डबल कर दिया, सेल की साइज भी डबल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद देखो कंस्ट्रिक्शन बनना चालू होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस का भी कंस्ट्रक्शन बनना चालू होता है। न्यूक्लियस भी डिवाइड करने वाली स्थिति में आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होगा? फाइनली डिवीजन कंप्लीट होगा, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्शन ये और अंदर जाएगा, ये जो बन रहा है, ठीक है, जो नाली की तरह एक बन रहा है, ठीक है, ये और गहरा होगा और सेल को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देगा, ठीक है। दो नई सेल्स बन जाएंगी अमीबा की, ठीक है। एक सेल ये हो गई और एक सेल ये हो गई। तो ये हो गया बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है। इसके स्टेप्स देख लो। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले सेल इलोंगेशन है और न्यूक्लियस इलोंगेशन है, मतलब जिसको क्या बोलोगे? सेल ग्रोथ। क्या बोलोगे बेटा? बोलोगे इसको सेल ग्रोथ, ठीक है, सेल ग्रोथ, ठीक है। सेल ग्रोथ हो रही है और क्या हो रहा है? न्यूक्लियस और सेल का इलोंगेशन हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? कंस्ट्रिक्शन या जिसको बोलते हैं फर्रो, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फर्रो, मतलब नाली जैसा कंडीशन बन रहा है, ठीक है। एक नाली की तरह बन रही है, नली बन रही है, फिर वो डिवाइड कर जा रहा है दो अलग अलग सेल्स में। अब ये जो दो अलग अलग सेल्स बनी, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेटा आपस में डॉटर सेल्स। इनको क्या बोलते हैं आपस में? इनको आपस में बोलते हैं डॉटर सेल्स। और ये आपस में क्या हुई? ये दोनों सेल्स आपस में और ये वाली सेल, ठीक है, इन तीनों को आपस में क्या बोलेंगे? इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। मतलब इस सेल को, इस सेल को और इस सेल को अगर मैं मान लो नाम दे दूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो ये जो ए बी और सी सेल्स हैं ये तीनों क्या जेनेटिकली सिमिलर होंगी? मतलब तीनों सेल्स का, ए सेल का, बी सेल का और सी सेल का, तीनों सेल का तीनों सेल का बेटा जो जीनोटाइप होगा, ठीक है, तीनों जो जीनोटाइप होगा क्या वो सिमिलर होगा? एकदम सेम होगा? तो बोलोगे सर होगा, ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता।
तो ए और बी और सी सेल्स को, तीनों को क्या बोलोगे आपस में? इन तीनों सेल्स को बेटा आपस में क्या बोलोगे? क्लोन्स बोलोगे। क्या बोलोगे? ए, बी और सी सेल्स, ये तीनों सेल्स क्या हैं? क्लोन्स हैं। ठीक है, कर्सर कहां गया? ये रहा। ये तीनों सेल्स आपस में क्या है बेटा? ये तीनों सेल्स आपस में क्लोन्स हैं। ठीक है, ये तीनों सेल्स आपस में क्लोन्स हैं। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो मेन टाइप देख लिया, एक बाइनरी फिशन। ठीक है, किसमें मोस्ट कॉमन है? मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। इसके अलावा बेटा देखो एक और एग्जांपल है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है? बडिंग। क्या है? बडिंग। बडिंग। बडिंग में क्या होता है बच्चों? बडिंग में क्या होता है कि मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लो ये उसके एक सेल है, ठीक है, ठीक, ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें पहले एक छोटा सा आउटग्रोथ बनता है। आउटग्रोथ मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह पे सेल्स का डिवीजन जो है, वो रेट, डिवीजन करने का रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और ऐसा ये अलग सा एक ग्रो करने लग जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेल आउटग्रोथ, या इसको ट्यूबर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बड। ठीक है, बड। ठीक है, एक यहाँ पे बड बना। जैसे मान लो बेटा कोई पत्ती तोड़ते हो प्लांट से, मान लो एक पत्ती है, ठीक है, मान लो ये पत्ती तुमने प्लांट से तोड़ी, यहाँ से ये तना था, मेन तना था, यहां से ये पत्ती लगी हुई थी, ठीक है, और ये पत्ती का डंठल है, जिसको क्या बोलते हैं? पीटियोल। ठीक है, ये यहाँ पे लैमिना है, लीफ ब्लेड या लैमिना है, ठीक है, ऐसे पत्ती लगी हुई थी। जब इसको यहाँ से तोड़ते हो, ठीक है, यहाँ पे देखते हो कि पोर्शन थोड़ा सा फूला हुआ होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्वेलन पोर्शन होता है, ठीक है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग? बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड। ठीक, तो वैसे ही उसी जैसा कंडीशन यहाँ पे मान लो बन रहा है, इसको क्या बोल रहे हो? बड बोल रहे हो। ठीक है बेटा, अब ये जो बड है, ठीक है, अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ चालू होगी, ठीक है, धीरे धीरे इसका साइज बढ़ने लगेगा, और ये जो सिंगल सेल न्यूक्लियस था, ठीक है, इसमें से न्यूक्लियस भी बड़ा होने लगेगा, ये न्यूक्लियस भी बड़ा होने लगेगा, इलोंगेट होने लगेगा। अब फर्दर क्या होगा? अब फर्दर बेटा क्या होगा? न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा, और ये बड और बड़ा होगा। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद क्या होगा? एक न्यूक्लियस यहां रहेगा, दूसरा वाला न्यूक्लियस उस बड में चला जाएगा, और बड की ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, दूसरा वाला न्यूक्लियस क्या किया? बड में चला गया, ठीक है, दूसरा न्यूक्लियस बड में चला जाएगा, और बड की ग्रोथ होती रहेगी, और फाइनली क्या होगा? ओरिजिनल सेल वैसा ही रहेगा, ठीक है, और एक छोटा नया सेल उसमें से डिवाइड करके बन जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके उसमें से एक नया सेल बन जाएगा, मतलब इसके बाद ये दो सेल्स बनी, और ये सेल जो है ये धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा होने लगेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बडिंग। ठीक है, बडिंग। और मोस्ट कॉमनली बडिंग जो है किसमें देखा गया है? किसमें देखा गया बेटा? ईस्ट में। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे पूछे ईस्ट कौन से किंगडम में आता है, ठीक है, कौन से किंगडम में आता है ईस्ट, तो कमेंट करके आंसर बताओ, ईस्ट कौन से किंगडम में आता है। ठीक है, बडिंग की प्रोसेस देखो समझ में आई। ठीक है, अब बताओ ईस्ट जो है वो बेटा कौन से किंगडम में आता है? कौन से किंगडम में आता है ईस्ट? ठीक है, आंसर बताओ। चलो, ईस्ट जो है बेटा वो कौन से किंगडम में आता है? किंगडम फंजाई में आता है। किंगडम किंगडम फंजाई में आता है। ठीक है, ईस्ट किंगडम फंजाई में आता है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये ईस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर फंगस होता है। ठीक है, किंगडम फंजाई में आ रहा है और यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर फंगस का अगर कोई एग्जांपल पूछे तो क्या होता है? ईस्ट। और ईस्ट का एग्जांपल, ठीक है, बहुत फेमस एग्जांपल सैक्रोमाइसिस। ठीक है, क्या है? सैक्रोमाइसिस। अब सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बोल दिया, तो ये ब्रेड मेकिंग और बियर मेकिंग दोनों में इंपॉर्टेंट होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो किंगडम फंजाई एग्जांपल सैक्रोमाइसिस, ईस्ट का एग्जांपल क्या है? सैक्रोमाइसिस। तो ये हो गई पूरी की पूरी प्रोसेस बेटा बडिंग की। ठीक है, बडिंग भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये जो दोनों सेल्स बनी आपस में, ये सेल और ये सेल, इनको आपस में भी क्या बोलेंगे? क्लोन्स बोलेंगे, क्योंकि जेनेटिकली एकदम सिमिलर हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों सेल्स में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं।
अब देखो बेटा, जो भी हमने बात की, किसकी बात की, बडिंग की बात की, चाहे बाइनरी फिजन की बात की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स अभी तक देखिए, बडिंग और बाइनरी फिजन। ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं बेटा, ये कौन सी कंडीशंस में होते हैं? ये जो दोनों प्रोसेस है तुम्हारे बडिंग के और बाइनरी फिजन के, ये दोनों कौन सी कंडीशंस में है? फेवरेबल कंडीशंस में, मतलब कि अनुकूल परिस्थितियां जब हैं, ठीक है, जब परिस्थितियां एकदम उनके हिसाब से हैं, तब वो किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं? किस तरह से? बाइनरी फिजन से और बडिंग से। अगर हम बात करें कि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, ठीक है, अपोजिट है, अनफेवरेबल कंडीशंस अगर है बेटा, ठीक है, तो ऐसे में किस तरीके से कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसका नाम है स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन, ठीक है, एग्जांपल इसका है अमीबा, ठीक है, एग्जांपल इसका क्या है? स्पोर्युलेशन का एग्जांपल क्या है? अमीबा। अब देखो स्पोर्युलेशन कैसे होता है, ठीक है, स्पोर्युलेशन कैसे होता है इसको समझो। मान लो स्पोर्युलेशन जब भी होगा बेटा, कैसी कंडीशंस में होगा? वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होगा। कैसी कंडीशंस में होगा? अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। एक बात चलो यहां लिख लो पहले, स्पोर्युलेशन जब भी होगा तब अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होगा स्पोर्युलेशन। अब अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब कि क्या हुआ? मान लो अमीबा जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? एक्वेटिक है, ठीक है, एक्वेटिक है मतलब पानी में रहने वाला है। फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मराइन वाटर भी हो सकता है। फ्रेश वाटर जब हम लोग बोल रहे हैं तो फ्रेश वाटर मतलब ये नहीं कि उसको एकदम साफ सुथरा पानी चाहिए। फ्रेश वाटर का मतलब बस ये होता है बेटा कि वो खारा पानी नहीं होगा, ठीक है। फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है कि बस वो खारा पानी नहीं होगा, वो मीठा पानी होगा। मीठा पानी मतलब क्या? मतलब कि नदी का हो सकता है, ठीक है, झरना हो सकता है, कोई नहर हो सकती है, कीचड़ का तालाब भी हो सकता है, ठीक है। तो बोलोगे फ्रेश वाटर से मतलब ये मत समझना कि एकदम ताजा ताजा पानी होना चाहिए, जैसे गंगा नदी पानी बहता है ना, ठीक है। और लोग क्या सोचते हैं कि पानी तो बह रहा है तो कभी गंदा नहीं होगा, उसी में नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, साबुन लगाते हैं, उसी में फैक्ट्री का वेस्ट डालते हैं, ठीक है, हर चीज करते हैं, और ये सोच के कि अरे पानी तो ताजा हो जाएगा, पानी तो बहे जा रहा है, बहे जा रहा है तो कभी गंदा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मान लो अलग चीज हो गई, थोड़ा एथिकल बातें हो गई, तुम लोग को थोड़ा अच्छा नागरिक बनाने की तरफ एक बात हुई थी। बात अगर टॉपिक पे करें तो फ्रेश वाटर मतलब बस इतना समझो कि खारा पानी नहीं, ठीक है, कीचड़ का पानी भी हो सकता है, नदी का पानी हो सकता है, नहर का पानी हो सकता है, तालाब का पानी हो सकता है, ठीक है, नाली का पानी भी हो सकता है, वो भी फ्रेश वाटर का एग्जांपल है, ठीक है। ध्यान में रखना कि नाली का पानी पे अगर कोई पूछे कैसा पानी है तो बोल दो फ्रेश वाटर, ठीक। मराइन वाटर जब भी हम बोलेंगे तो खारा पानी होगा, ठीक है, समुद्र का पानी हो सकता है, ठीक है, या कुछ ऐसे तालाब भी होते हैं जहां पे खारा पानी समुद्र का आके जमीन के अंदर से इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ऐसी जगहों को हम बोलते हैं मराइन वाटर। और फ्रेश वाटर, जो भी पानी खारा पानी नहीं है वो ऐसा पानी है, वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो ये हो गई चीजें, ठीक है, ये चीजें हो गई बेटा। अब देखो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा स्पोर्युलेशन। अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, मराइन वाटर में हो सकता है, मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। मान लो किसी तालाब में अमीबा रह रहा था मस्त, ठीक है, खूब रिप्रोड्यूस कर रहा था बाइनरी फिजन से, फिर सूखा पड़ गया, पानी एकदम सूख गया, पानी एकदम सूखने लगा, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेगा? इसको बचना भी है और अपना नंबर बढ़ाना भी है। तो ऐसे में देखो अमीबा क्या करेगा, ठीक है, क्या करेगा ये अब, ठीक है, ये है अमीबा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? गायब हो गया, ठीक है, ये बेटा अमीबा। अब अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करेगा? अब देखो इसकी चालाकी देखो, अब इसकी चालाकी देखो। अब ये क्या करेगा ना, अब ये तैयारी करेगा, ठीक है। देखो जिंदगी में जब कोई रास्ता नहीं बचता ना बेटा, तब एक रास्ता बचता है, किसका? तैयारी का, ठीक है। मान लो कुछ भी कर रहे थे जिंदगी में, ठीक है, कोई रास्ता नहीं है, तैयारी करो। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होती है, आर्मी में भर्ती के लिए तैयारी हो सकती है, पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी हो सकती है। तैयारी का रास्ता जो है ना, वो कब तक नहीं खत्म होगा? जब तक तुम्हारी एज है, 35 साल तक की उम्र तक तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खुले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बेटा सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, बिजनेस करो, ठीक है। उसके पहले तक क्या है, तुम्हारे पास तैयारी करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। जब कोई रास्ता नहीं रहता जिंदगी में तब तैयारी का रहता है, ठीक है, याद रखिए बात।
तो तैयारी करो अभी जम के, ठीक है। सीयू सेट का एग्जाम जब भी होगा, नीट का एग्जाम जब भी होगा, बीएससी में एडमिशन लेना है, नर्सिंग में एडमिशन लेना है, एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहीं भी एडमिशन लेना है, ठीक है, तैयारी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम तैयारी कैसे कर रहे हो, ठीक है, तुम कितना एफर्ट लगा रहे हो। देखो जैसे अमीबा है, ठीक है, अभी पानी था तालाब में, अब पानी सूखने लगा, तो देखो ये कैसी तैयारी करेगा, इसकी तैयारी देखो, ठीक है, और इसका तरीका देखो। बाइनरी फिजन कर रहा था, अब ये क्या करेगा, अब ये अपनी चारों तरफ ना लेयर बनाएगा, ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, 3 लेयर बनाएगा। कितना? 3 3 लेयर बना लिया अपने चारों तरफ, ठीक है। 2 से 3 लेयर बनाएगा, 2 से 3 लेयर की कवरिंग बनाएगा, ठीक है। पहले इसको क्या करना है, बचना है, ठीक है, फिर क्या करना है, नंबर बढ़ाना है। तो अभी ये बचने की तैयारी कर रहा है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में से चारों तरफ लेयर्स बना लिए। इस एक लेयर को, सॉरी, इस एक लेयर को बेटा क्या बोलते हैं, इस एक लेयर को बोलते हैं सिस्ट, ठीक है, सिस्ट, ठीक है। ऐसे वॉल बना लिया, CYST, सिस्ट बना लिया अपने चारों तरफ, ठीक है। ये जो सिस्ट है ये 2 से 3 लेयर्स की होगी, कितनी, 2 से 3 लेयर्स की होगी, ठीक है। अब ये जो सिस्ट है बेटा, सिस्ट बनाने का जो ये पूरा प्रोसेस है, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। क्या बोलते हैं इसको, एनसिस्टेशन, ठीक है। अच्छी राइटिंग में लिखूं क्या, तुम लोग समझ नहीं पाओगे, समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। ले, इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बनाने की जो पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इसको बोलते हैं बेटा एनसिस्टेशन, ठीक है। तो इसने अपने चारों तरफ क्या किया, सिस्ट बना लिया, ठीक है। अब ये जो सिस्ट बनाया बेटा इसने अपने चारों तरफ, इसने अपने चारों तरफ जो सिस्ट बनाया, अब ये सिस्ट बना के सिर्फ बैठा नहीं रहेगा, आगे की तैयारी करेगा। जैसे कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ लेक्चर देखते होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो कुछ नहीं करते होंगे। ले, कुछ बच्चे होंगे बेटा जो कुछ भी नहीं करते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ लेक्चर देखते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो लेक्चर करने के बाद पढ़ाई भी करते होंगे। तो ये जो लेयर बना लिया अपने चारों तरफ, ठीक है, टीचर क्या करता है, टीचर सिर्फ एक डायरेक्शन देता है, ठीक है, टीचर एक कवच की तरह तुम्हें बचा लेगा कुछ टाइम तक। आगे का काम तो तुम्हें खुद ही करना है, आगे का काम बेटा तुम्हें खुद ही करना है ना। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ बेटा कि इसने पहले सिस्ट बना लिया अपने चारों तरफ, ठीक है। तो जैसे कुछ बच्चे हैं सिर्फ लेक्चर करेंगे, तो टीचर ने तो सिर्फ एक आउटलाइन दे दिया, अब एनसीईआरटी किताब खोल के उसको पढ़ना, चीजों को याद करना, ठीक है। समझाने को तो मैं समझा दूंगा, कंसेप्ट बता दूंगा, एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ के समझना तो है, ठीक है, वो तो तुम्हें पढ़ के समझना ही है बेटा, ठीक है, वो तो तुम्हें पढ़ के समझना है खुद से। तो वैसे देखो यहाँ पे लेयर बना लिया, सिस्ट बना लिया, इस प्रोसेस को बोल दिए एनसिस्टेशन। अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है, कहानी सुनते जाओ मजा आएगा, ठीक है, अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ। अब ये जो एनसिस्टेड अमीबा है, ये जो एनसिस्टेड अमीबा है जिसको यहाँ पे देख रहे हो, अब बेटा ये आगे क्या करेगा, अब ये आगे का काम करेगा, क्या करेगा, मान लो फिर से सिस्ट बनाते हैं इसका, ठीक है, एक लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर, ठीक है, ये हो गए सिस्ट। अब इसके अंदर जो अमीबा था ओरिजिनल, अब वो डिवाइड करेगा, ठीक है। अभी तक नॉर्मल कंडीशन में अमीबा कैसे डिवाइड करता था, बाइनरी फिजन से, मतलब एक सेल से 2 सेल बनती थी। बाइनरी, बाइनरी मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। अब ये बाइनरी फिजन नहीं करेगा, ठीक है, अब इसको तैयारी करनी है जीत की, ठीक है, जीत की तैयारी करनी है इसको। तो बाइनरी फिजन नहीं करेगा बेटा, ये करता है मल्टीपल फिजन। क्या करता है, मल्टीपल फिजन। ये देखो, एक से कई ढेर सारी सेल्स बनेंगी, मतलब एक अमीबा टूटा, उसका न्यूक्लियस टूटा और ढेर सारी सेल्स बना ली। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल फिजन, ठीक है। इस प्रोसेस को बेटा क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं मल्टीपल फिजन, मतलब एक सेल से कई ढेर सारी सेल्स बन गई, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं बेटा मल्टीपल फिजन, मतलब एक सेल से कई सेल्स का बनना, ये हो गया मल्टीपल फिजन। अब देखो क्या होगा, ये इसी कंडीशन पड़ा रहेगा, जो अमीबा है, ठीक है, ये बेटा इसी
कंडीशन बड़ा रहेगा तब तक, काफी देर तक, जब तक कि दोबारा से कंडीशन फेवरेबल नहीं हो जाती। मतलब सूखा पड़ रहा था, मैंने क्या बताया कि सूखा पड़ रहा था, तालाब का पूरा पानी सूख रहा था, ठीक है। तो इसने सिस्ट बना लिया और मल्टीपल फिजन डिवाइड करके छोटे छोटे सेल बना लिए मल्टीपल फिजन से, ठीक है। अब ये ऐसे इंतजार करेगा, ठीक है। कब तक इंतजार करेगा? जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाते। जैसे तुम लोग बेटा अभी, ठीक है, मैंने क्या कर रहा हूं, मैं एक आउटलाइन देते रहा हूं चैप्टर का, मैं एक सिस्ट बना दे रहा हूं। अब तुम लोग को क्या करना है, किताब लेके पढ़ना है और अपनी नॉलेज को बाइनरी फिजन से नहीं डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीपल फिजन करना है, ठीक है। जितनी भी बेटा तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, जितनी भी तुम्हारे दिमाग में शक्ति है, ठीक है, उसको लगा दो, चीजों को समझो, जो भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, कोई भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, टीचर एक आउटलाइन दे देगा, ठीक है। अब तुम उसके साथ लड़ो, किताब को कई बार पढ़ो, सिर्फ एक बार या दो बार नहीं पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, जैसे अमीबा कर रहा है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और इंतजार करो। अभी क्या है, कंडीशन अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या है, सीयूसीटी के बारे में ना पेपर का पैटर्न पता है, ना एग्जाम डेट पता है, कुछ नहीं पता है। तो ऐसे में क्या करो, जितना ज्यादा हो सके बेटा उतना ज्यादा पढ़ाई करो, तुम अपनी तैयारी स्ट्रांग रखो और इंतजार करो किसका, सीयूसीटी के डेट आने का। समझ रहे हो, सीयूसीटी एग्जाम के डेट आने की तैयारी करो, ठीक है। नीट के एग्जाम की डेट आने की तैयारी करो और तब तक क्या करो, मल्टीप्लाई करो अपना नॉलेज, अपनी किताब को कई बार पढ़ो, ठीक है। अब ये वेट करेगा जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी। अच्छा, ये जो छोटे छोटे सेल्स है ना, ये जो अमीबा के, इसको क्या बोलते हैं, इसको सूडोपोडीस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोपोडी स्पोर्स, ठीक है। सूडो मतलब क्या होता है, झूठा, पोडी मतलब पैर, और स्पोर्स जैसे अमीबा होता है ना, जैसे अमीबा का अगर स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, ऐसे ऐसे होता है ना, तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं, झूठा पैर है ये। वैसे ही ये सूडोपोडी स्पोर्स मतलब जो छोटे छोटे स्पोर्स बने हैं, इनमें भी ऐसे पोडिया होंगे, ऐसे इनमें स्ट्रक्चर होगा, ऐसे गोल गोल नहीं होगा, ठीक है। जैसा अमीबा होता है वैसा ही ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, उससे अलग नहीं है। वो तो मैंने बनाने के लिए, इतनी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना बेटा, ठीक है, तो मैंने बनाने के लिए बना दिया। इसको बोलते क्या, सूडोपोडीस्पोर्स, या इसका दूसरा नाम पता है क्या, अमीबोली, ठीक है। अमीबा की बोली, अमीबा की गोली है छोटी छोटी, इसको क्या बोल रहे हैं, अमीबोली, ठीक है। अमीबोली बोलो या सूडोपोडीस्पोर्स बोलो, ठीक है। अब जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आएंगी, ठीक है, जब सीयूसीटी का पेपर होगा, जब नीट का पेपर होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तभी जो सिस्ट वॉल है बेटा ये टूट जाएगी, ठीक है। मतलब एग्जाम देने तुम्हें अकेले जाना है, मैं नहीं आऊंगा वहां, ठीक है। वहां मेरा रक्षा कवच कुछ नहीं कर पाएगा, जो मैंने पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जब एग्जाम देने जाओगे, तब मैं नहीं जाऊंगा साथ में, तब ये सिस्ट वॉल जो है ये रप्चर कर जाती है, ठीक है। अब ये जो छोटी छोटी स्पोर्स हैं ये सब बाहर आ जाएंगी, ठीक है, जितनी सूडोपोडी स्पोर्स हैं, ठीक है, ये सब बाहर आ जाती हैं और ये सब ग्रो करके नया अमीबा बनाती हैं, ठीक है। ये सब बढ़ेंगी, खाएंगे पिएंगी, फेवरेबल कंडीशन में बढ़ेंगी और ढेर सारे नए अमीबा को बनाएंगी। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं बेटा, पूरे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, स्पोर्युलेशन। क्या बोल रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को बोल रहे हैं स्पोर्युलेशन। जो चारों तरफ सिस्ट बन रही है अमीबा की, उसको क्या बोल रहे हैं, एंसिस्टेशन। और ये जो एक एक छोटी छोटी सेल्स है अमीबा की, डिवाइड करने के बाद, मल्टीपल फिजन के बाद, इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको बोल रहे हैं सूडोपोडीस्पोर्स या अमीबोली, ठीक है, अमीबोली या सूडोपोडीस्पोर्स, ठीक है। देखो, जब नॉर्मल कंडीशंस थी तब इसने क्या किया, बाइनरी फिजन। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आई तब इसने क्या किया, मल्टीपल फिजन। मतलब जब स्थितियां इसके लिए खराब हुई तब ये और निखर के आया, ठीक है। और यही तुम लोग को करना है, यही आज के लिए मोटिवेशन है, ठीक है, समझ रहे हो। देखो अभी बेटा सिर्फ तैयारी पे ध्यान दो, ठीक है। सिलेबस बायो का बहुत दिन तक रुका हुआ था, ठीक है, काफी दिन तक लेक्चर्स नहीं हुए, 2 हफ्ते से, ठीक है, तीसरा हफ्ता है, ठीक है। कल की तो देखो कल भी लेक्चर होना है बायो का, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा जो है, ठीक है, अभी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है। मेरी तरफ से गलती थी, मैं तुम लोगों से माफी मांग रहा हूं बेटा, ठीक है, मेरे एंड पे प्रॉब्लम थी, ठीक है। काफी चीजों को सॉर्ट आउट करना था, स्टूडियो की दिक्कत है, ठीक है। और देखो बेटा फ्री में पढ़ा रहे हैं हम लोग, सारे लेक्चर्स ले रहे हैं, हमारे एंड पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमें, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे रिजॉल्व करने की।
आप लोग का ट्रस्ट रहेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों में वीडियो को शेयर करो, और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीजों को, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जितना हम कोशिश कर पा रहे हैं करेंगे, ठीक है। बायो का सिलेबस कंप्लीट होगा, टाइम पे होगा। तुम्हारे एग्जाम नोटिफिकेशन आने से मैं ये बोलता हूँ तुम्हारे एग्जाम के 1 महीने पहले मैं बायो का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। लेक्चर्स कंटिन्यूअस चलेंगी, ठीक है। स्टूडियो वगैरह का जो भी प्रॉब्लम है कि ये 1 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारी लाइव क्लासेस भी चलेंगी, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो एक बार बेटा अभी क्या करना है तुम लोगों को, जाके एनसीईआरटी बुक को खोलना है, पढ़ना है। रिप्रोडक्शन यूनिट को जो मैंने बताया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, ये दोनों यूनिट को भी अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। क्वेश्चंस लगाओ। बायो के लिए कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक पढ़ते जाओ बेटा, ठीक है। साथ में मैं कितना बचाऊंगा तुम लोग को, ठीक है। जब एग्जाम आएगा, अब मान लो अमीबा का ही एग्जांपल देखो, अनफेवरेबल कंडीशंस में अगर मल्टीपल फिजन नहीं करता, ठीक है, नॉर्मल ऐसा रह जाता, तो मैं तो सिस्ट बना के तुम लोग को भेज दूंगा। जब एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे सिस्ट नहीं रहेगा, वहां पे कोई कवच नहीं रहेगा, तुम अकेले रहोगे, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि अपने साथ अपनी नॉलेज को मल्टीप्लाई करो। बाइनरी फिजन मत करो, मल्टीपल फिजन करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो चीजों को, नॉलेज को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नेचर से सीखो, ठीक, नेचर से सीखो, और अपनी माँ बाप की, ठीक है, माँ बाप की बातों को सुनो, उनकी बातों को ध्यान से रखो, ठीक है। समझो, अपनी शिक्षकों की बातों को सुनो, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से सुनो, चीजें बस इतनी है, ठीक है, कि तुम्हें पढ़ना है। बात बस इतनी है कि तुम्हें पढ़ना है, एग्जामिनेशन क्रैक करना है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है, टॉप कॉलेजेस में जाना है, ठीक है। चीजें हैं, रास्ता यही है, बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तुम्हारे मेंटर्स यही हैं, ठीक। तो चलो कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।